हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और पिछली क्लास में हमने देखा कि जो अजय राज है उससे पहले चौहानों का जो इतिहास है वो क्रमबद्ध नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। लेकिन फिर भी हमने उनके चौहान शासकों के बारे में रोचक और तथ्यात्मक जानकारियाँ और उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे अजय राज के बारे में, अजय राज के बारे में। अजयराज शासक बनता है 1105 ईस्वी में। अजयराज के पिता का नाम है पृथ्वीराज प्रथम। अजयराज एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक बने जो 1105 ईस्वी में बना। लेकिन कहीं इतिहास की कई किताबों में अजयराज के जो शासन की करने की तिथि है वो 1113 भी बताई गई है, जो कि सही नहीं मानी जाती है। जो एग्जैक्ट तिथि है वो 1105 है। और यह शासन करता है 1105 से 1133 ईस्वी तक। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजयमेरू नाम से एक शहर बसाया, जिसे कालांतर में अजमेर कहा जाने लगा। अगर आप एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अजयमेरू शहर वो किसने बसाया, तो बसाया चौहान राजा अजयराज ने, जिसे वर्तमान में अजमेर के नाम से था। और बसाया कब? 1113 ईस्वी में बसाया। साथ ही अजयमेर में उसने अजयमेर का किला भी बनवाया। अजयमेरू के नाम से एक किला भी बनवाया, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अजयमेरू दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहने वाला विद्वान कौन? वह है बिशप हैबर। बिशप हैबर। इसे राजस्थान के जिब्राल्टर की उपाधि क्यों मिली? क्योंकि यूरोप में एक जिब्राल्टर नामक जगह है, वहाँ पर एक जिब्राल्टर का किला है जिस पर ना सर्वाधिक आक्रमण हुए। और राजस्थान में भी ऐसे कई किले हैं जिनके बारे में ऐसे तथ्य हैं, जैसे कि भटनेर दुर्ग। उस पर राजस्थान का वह किला जिस पर सर्वाधिक बाहरी आक्रमण हुए, मतलब विदेशी आक्रमण हुए, तो वह होगा भटनेर का किला, जिसे 1805 में सूरत सिंह ने बसाया था। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वह किला कौन सा जिस पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए, तो वह हैगा अजमेर का किला, जो कि अजय राज ने बसाया 1113 ईस्वी में। और एक किला और है जिस पर सर्वाधिक दिल्ली के आक्रमण हुए, रणथंभौर का किला, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। जो ये अजय मेरू किला, इसके बहुत से उपनाम है, जैसे इसे तारागढ़। इसे तारागढ़ क्यों कहा गया? क्योंकि जो मेवाड़ के शासक रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, वह कुछ समय तक इस तारागढ़ दुर्ग मतलब अजमेर दुर्ग का प्रबंधक रहा, जिसने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम रख दिया, क्योंकि इसने इस दुर्ग में ना कुछ नवीन निर्माण कार्य करवाए थे, जिसके कारण इसे तारागढ़ भी कहा जाने लगा। तारागढ़ का किला राजस्थान में एक और है, वह कहाँ पर है? बूंदी में है। तारागढ़ बूंदी में है। अजमेर दुर्ग को एक नाम और मिला, जिसे राजस्थान का रिथ है। राजस्थान का रिथ है अरावली का अरमान। अजमेर दुर्ग को राजस्थान का रेत है क्यों कहा गया? क्योंकि जो मराठा थे उन्होंने राजस्थान पर आक्रमण करना स्टार्ट किया। लेकिन मराठों का जो मुख्य उद्देश्य था वो किसी राज्य को प्राप्त करना, किसी सत्ता या रियासत को प्राप्त करना नहीं था, बल्कि धन और लूटपाट करना था। इसीलिए जो मराठों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था वो अजमेर पर था, जिससे यह अधिकार सिद्ध होता है कि जो अजमेर का सामरिक और भौगोलिक महत्व के था, जिसके कारण मराठों ने इस पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण रखा। आगे चलकर ब्रिटिश सत्ता व मुगलों का भी जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर है उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा, जिससे भी यह सिद्ध होता है कि अजमेर एक भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था।
इसी कारण है राजस्थान के अजमेर के किले को राजस्थान का हृदय और अरावली का अरमान कहा गया। साथ ही राजस्थान के हृदय को इस अजमेर दुर्ग को बीठली का किला भी कहा जाता है। बीठली का किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ पर ये किला स्थित है वहाँ पर बीठली नामक पहाड़ी है। ये बीठली नामक पहाड़ी पर स्थित है ये किला, जिसके कारण ये इसे बीठली का किला भी कहा। और ये जो अजमेर दुर्ग है इसमें कुछ ऐतिहासिक स्मारक भी स्थित है, जैसे मीरान साहब की दरगाह, घोड़े के मजार, नानाजी का छालरा और रूठी रानी उमादे की छतरी। और इसमें पृथ्वीराज का स्मारक भी स्थित है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछ दे कि मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। घोड़े के मजार, नाना जी का छालरा, रूठी रानी उमादे की छतरी और पृथ्वीराज का स्मारक, ये सभी के सभी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित हैं। और साथ ही तारागढ़ दुर्ग अजमेर की एक खास बात यह भी है कि इसमें शाहजहाँ के पुत्र दारा सिकों का जन्म हुआ था। और जो शाहजहाँ वह धौलपुर युद्ध में औरंगजेब से परास्त होकर इसी दुर्ग अजमेर दुर्ग में है शरण लेता है। अजयराज ने अजमेर बसाया। अजयराज के बारे में एक रोचक तथ्य और भी है। जो पृथ्वीराज विजय है जयानक की रचना, हमने कल भी बताया था कि जो ये पृथ्वीराज विजय वो अकेले पृथ्वीराज तृतीय के जीवन पर ही आधारित नहीं है। इसमें इससे पहले के चौहान शासकों के बारे में भी लिखा गया है। तो अजय इसमें लिखा गया कि जो अजयराज है उसने चांदी के सिक्के चलवाए थे, और वो सिक्के भी इतनी मात्रा में चलाए कि जो अजयराज ने सिक्के चलाए थे उनसे ये धरती भर गई थी। तो उन सिक्कों को कहा जाता है श्री अजय देव या फिर अजय प्रिय धर्मस के नाम से जाना जाता है। अजय प्रिय धर्मस। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जो अजयराज ने चांदी के सिक्के चलाए उन पर अपनी किस रानी का नाम अंकित करवाया? तो उस रानी का नाम है सोमलेखा या सोमलवती। सोमलेखा या सोमलवती। अब हम बात करते हैं अजयराज के समकालीन शासकों की। मध्य प्रदेश में मालवा, और मालवा में उस समय शासक था परमार शासकों का। तो अजयराज के जो समकालीन शासक था वह था नरवर्मन, जिसे अजयराज ने परास्त किया। क्योंकि जो अजयराज है इसने चौहानों में पहला शासक है जिसने साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया, मतलब अपनी सीमाओं का विस्तार करने की कोशिश की। तो इसी संघर्ष के चलते जो अजयराज है उसका सामना हुआ मालवा के परमार शासक नरवर्मन से, जिसको अजयराज ने पराजित किया और इस नरवर्मन के मंत्री सुल्हाना को बंदी भी बनाया। अब अजयराज ने जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, जिसके कारण अजयराज के शासनकाल को चौहानों के शासनकाल को चौहान वंश के साम्राज्य निर्माण का काल कहा गया। क्योंकि जो अजयराज है इसी ने ही यह पहला कदम उठाया था। इससे पहले जो भी शासक हुए उसमें किसी ने भी साम्राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार करने की नहीं सोची थी। अजयराज ही ऐसा शासक था जिसने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। इसलिए जो अजयराज है इसके शासनकाल को क्या कहा जाता है? चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ दे कि वह चौहान राजा कौन जिसके शासनकाल को चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा अजयराज।
अब हम पढ़ेंगे अजयराज के पुत्र अर्णोराज की उपलब्धियों के बारे में। अजयराज ने 1133 ईस्वी के आसपास जो शासक शासन था उसका त्याग कर पुष्कर में तपस्या करने के लिए चला गया। कहा जाता है अगर इस ज़माने में किसी को कुर्सी मिल जाए, सत्ता मिल जाए तो उसे जोंक की तरह चिपक जाता है, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अजयराज ने भी 1163 ईस्वी में अपने राज्य का कार्यभार अपने पुत्र अर्णोराज को सौंपकर कोंकण तीर्थ पुष्कर में तपस्या करने के लिए चला गया। अर्णोराज अर्णोराज के पिता का नाम क्या? अब हम पढ़ेंगे अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज के पिता का नाम है अजयराज। अर्णोराज है वो गद्दी पर बैठता है 1133 ईस्वी में। अर्णोराज भी एक बहुत महत्वाकांक्षी शासक हैं। अर्णोराज का राज्याभिषेक हुआ अजमेर दुर्ग में। किस अजमेर दुर्ग में अर्णोराज का राज्याभिषेक हुआ 1133 ईस्वी में। अर्णोराज के समकालीन गुजरात के चालुक्य शासक सोलंकी राजा थे। इसके समकालीन दो चालुक्य शासक थे, एक का नाम है जयसिंह सिद्धराज और दूसरा है कुमारपाल। जयसिंह सिद्धराज और दूसरा कुमारपाल। अब अर्णोराज का दुर्भाग्य देखिए कि अर्णोराज को जयसिंह सिद्धराज ने भी पराजित किया और कुमारपाल ने भी पराजित किया, लेकिन चौहानों और चालुक्यों के बीच स्थापित होने वाले वैवाहिक संबंधों ने इन संघर्षों को टाल दिया। ये संघर्ष किस बात पर थे? संघर्ष इसलिए इनमें उपलब्ध हुए कि जो अर्णोराज है, अगर ये दक्षिण की तरफ अपने राज्य का विस्तार करेगा तो इसका सामना होगा गुजरात के चालुक्य या सोलंकी राजाओं से। अगर ये सोलंकी राजाएं उत्तर की तरफ अपने राज्य का विस्तार करेंगे तो इनका सामना होगा अर्णोराज के चौहानों से। तो स्वाभाविक है कि इनमें संघर्ष तो होना है। तो इनके मध्य संघर्ष हुआ जिसमें जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों ने अर्णोराज को पराजित किया, लेकिन इनके मध्य स्थापित होने वाले वैवाहिक संबंधों ने इनके जो आपसी मनमुटाव था, संघर्ष था, इसको कुछ समय के लिए टाल दिया। चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किया अर्णोराज के साथ। कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ किया और अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहण का विवाह कुमारपाल के साथ किया। जिसका उल्लेख हमें बिचौलिया शिलालेख में मिलता है। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि बिचौलिया शिलालेख किस चौहान राजा के काल का है, तो वह सोमेश्वर के काल का। बिचौलिया शिलालेख के रचयिता कौन है? तो वह गुणभद्र, जिसने 1170 ईस्वी में बिचौलिया शिलालेख की रचना की। अब अर्णोराज ने एक पुष्कर में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया। वह मंदिर किस भगवान का? वह मंदिर है भगवान विष्णु का। उस मंदिर को क्या कहा गया? वराह मंदिर। वराह मंदिर। मत्स्य पुराण में वर्णन है कि समय समय पर विष्णु ने 10 मुख्य अवतार लिए। वैसे विष्णु के कुल अवतारों की संख्या वह 24 बताई गई है, लेकिन इन्हीं अवतारों में से एक अवतार है, वह है वराह अवतार, जो कि जिसका मंदिर बनवाया अर्णोराज ने पुष्कर अजमेर के अंदर। इस वराह मंदिर का निर्माण करवाया अर्णोराज ने, जिससे एक मुगल बादशाह जहांगीर ने इसे नष्ट भी करवाया। इस मंदिर को तुड़वा दिया और इसे तुड़वाया ही नहीं बल्कि इसकी मूर्तियों को समुद्र में फेंकवाकर नष्ट भी करवा दिया। हमारे यहाँ विध्वंस हुआ है। अगर विध्वंस हुआ है तो सर्जन भी तो हुआ है। तो इस वराह मंदिर का जो विध्वंस किया वह किसने किया? वह किया मुगल शासक जहांगीर ने। लेकिन इसका पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार भी करवाया। वह किसने करवाया? एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि वराह मंदिर, अर्णोराज द्वारा निर्मित वराह मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो वह करवाया महाराणा प्रताप
के भाई समर सिंह ने। महाराणा प्रताप के भाई समर सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। अब अर्णोराज ने 1137 ईस्वी के पास एक झील का निर्माण भी करवाया। उस झील को कहा गया आना सागर झील। आना सागर झील कहाँ स्थित है? यह स्थित है अजमेर में। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में। जो आना सागर झील है वह नाग पहाड़ और बीटली नामक पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यहाँ पर नाग पहाड़ तो इस तरफ बीटली की पहाड़ियों के मध्य जो झील स्थित है वह झील है आना सागर झील। आना सागर झील में किस नदी का पानी आकर गिरता है? तो आना सागर झील में है वह चंद्रा नदी का पानी आकर गिरता है। अर्णोराज ने चंद्रा नदी के पानी को रुकवाकर आना सागर झील का निर्माण करवाया। चंद्रा नदी को वर्तमान में क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो वह चंद्रा नदी को वर्तमान में लूणी नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है, या समझ लीजिए कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लूणी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से, और इसी उद्यान में, इसी झील के चारों ओर एक बाग उद्यान भी लगाया गया जिसे नाम दिया गया शाही बाग या दौलत बाग। यह बाग लगवाया किसने? यह बाग लगवाया एक मुगल बादशाह जहांगीर ने। जिसके कारण इस शाही बाग दौलत बाग को जहांगीरी उद्यान भी कहा जाता है। जहांगीरी उद्यान भी कहा जाता है। लेकिन शाही बाग, दौलत बाग और जहांगीरी उद्यान का वर्तमान में जो नाम है वह है सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। शाही बाग, दौलत बाग या जहांगीरी उद्यान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है सुभाष उद्यान के नाम से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आना सागर झील के पास में शाही बाग, दौलत बाग या जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किसने करवाया? तो उसका निर्माण करवाया मुगल बादशाह जहांगीर ने, जिसे इतिहास में सलीम भी कहा गया है। अब आगे बात करते हैं जो आना सागर झील है, इसके चारों ओर 5-12 दरियों का निर्माण करवाया। 5-12 दरियों का निर्माण करवाया। ये 12 दरी क्या होती हैं? 12 दरियों का मतलब होता है रोशनदान या खिड़की, या स्थानीय भाषा में हम कहें तो जंगली। तो इन 5-12 दरियों का निर्माण किसने करवाया? तो इन 5-12 दरियों का निर्माण करवाया एक मुगल बादशाह शाहजहां ने। क्या? शाहजहां ने, मुगल बादशाह शाहजहां ने इन 5-12 दरियों का निर्माण करवाया, रोशनदान का निर्माण करवाया, खिड़कियों का निर्माण करवाया, जिसकी जो लंबाई है, ये आना सागर झील की पाल का निर्माण भी मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया, जो 1270 फीट लंबी है। कितनी लंबी है? 1200। आना सागर झील की पाल की लंबाई 1270 फीट 1270 फीट लंबी है, जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया। इसी सुभाष उद्यान में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने, इसी सुभाष उद्यान में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया। गुलाब से इत्र की खोज की। जो सर्वप्रथम गुलाब से इत्र बनाने की कला जो विकसित की वह है कि नूरजहां की मां और जहांगीर की सास अस्मत बेगम ने कहाँ पर की? सुभाष उद्यान अजमेर में की। अब अर्णोराज का दुर्भाग्य देखिए कि अर्णोराज की 1150 ईस्वी में हत्या कर दी गई, और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसका अपना ही बेटा था, जिसका नाम है जगदेव। अर्णोराज की हत्या कर दी गई। कब की गई? 1150 ईस्वी में, इसी के अपने पुत्र जगदेव के द्वारा। तो अर्णोराज
कब से अर्णोराज का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1133 से 1150 ईस्वी तक रहा। और अर्णोराज के बारे में एक और उपलब्धि है कि अर्णोराज ने अपने दरबार में विद्वानों को भी संरक्षण दिया। अगर आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि देव, बौद्ध और धर्म घोष नामक विद्वानों को किसके दरबार में संरक्षण मिला, देव, बौद्ध और धर्म घोष, दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर लिखता हूँ, देव, बौद्ध व धर्म घोष, देव घोष और धर्म घोष नामक विद्वानों को किस चौहान राजा के दरबार में संरक्षण मिला, तो वह है अर्णोराज के शासनकाल में। अब जगदेव राजा बनता है 1150 ईस्वी में। 1150 ईस्वी में अपने पिता की हत्या कर जगदेव गद्दी पर बैठा। तो अब अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा तो इसे जगदेव को है चौहानों में पितृहंता कहकर भी संबोधित किया गया है। चौहानों का पहला पितृहंता कौन, तो आपका जवाब होगा जगदेव। जगदेव चौहानों में प्रथम पितृहंता कहलाया तथा वो जाहिर सी बात है, अगर अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा है तो ये कोई प्रशंसनीय बात तो है नहीं। निश्चित रूप से इसकी निंदा हुई, आलोचना हुई और अजयराज को 1153 ईस्वी में गद्दी से हटा दिया गया और अब शासक बनता है जो अर्णोराज का दूसरा पुत्र विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव, जिसे इतिहास बीसलदेव भी कहकर संबोधित करता है। विग्रहराज चतुर्थ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। इसके शासनकाल को सपादलक्ष के चौहानों का स्वर्ण काल कहा गया, गोल्डन एज कहा गया। तो हम बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अगले वीडियो में। और एक बात और, अर्णोराज को इतिहास में आनाजी के नाम से भी संबोधित किया गया है। अर्णोराज को कहीं कहीं आनाजी भी कहा गया है। तो हमने अर्णोराज और आज अजयराज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में देखा। अगली क्लास में हम देखेंगे विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव के बारे में, जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक है, जिसके शासनकाल को चौहानों का गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। और इस वीडियो को जहाँ जितना पॉसिबल हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।